प्राइम नून एट 1 में अब खबरें तफसील से। रमजान मुबारक के चांद पर तनाज़े के बाद श्रीनगर में आज उलमाए कराम की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की। इजलास में जम्मू कश्मीर के लिए रुयत हिलाल कमेटी कायम करने का मुतालबा किया गया। मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने रुयत हिलाल के तनाज़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में रमजान के चांद का फैसला नहीं किया। मुफ्ती आजम ने कहा कि वो किसी एजेंसी के ज़रिए असर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 370 और 35A को हटाने पर अर्जी दाखिल की है। रुयत हिलाल मामले पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से शदीद तनकीद करने पर मुफ्ती आजम ने दिफाई मौक़िफ़ अख्तियार किया है। के हवाले मैं कश्मीर में सबसे अमीर तरीन शख्स हूँ मौलवी मुकाबले में। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरा हाथ जो है किसी के सामने नहीं जाता है और न मैं किसी से बददियानती कर सकता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि मुझे सही करने के बजाय मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए। मुफ्ती साहब का जब बयान आ गया तो कितने बेहतरीन अंदाज में ये बयान सामने आया, उन्होंने किस तरीके से वजाहत की। लेकिन अफसोस मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल कहना तो बहुत कुछ था मुझे, लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, जहाँ मेरी कौम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ उनका दिल है वहाँ मैं हूँ, और जिसके साथ वो है उसके साथ मैं भी हूँ। और कौम ये न समझे कि मैंने उनसे खयानत की है, और मैं कभी खयानत के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे वालिद साहब ने 5 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है और ख्वाब में उनकी रहबरी की है। और मैं आज यहाँ पे इस इजलास में ये कहना चाहता हूँ, मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत हासिल की है, और कलम मुझे आपके हाथों से मिला है। लिहाजा मैं उस कलम की कैसे खयानत कर सकता हूँ, मैं कैसे किसी का आलेकार बन सकता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आइंदा के लिए हम लोग बाज़ाब्ता मुशावरत करेंगे। जो फैसला होगा वो मुशावर की तरफ से होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ मीर वाइज मौलवी उमर फारूक साहब का, जो मेरे साथ खड़े रहे इस मुश्किल की घड़ी में। जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ और हामी साहब के खिलाफ एक तहरीक चली, मुझे गिला नहीं है कि फैसला गलत था या सही, उसकी तस्हीह हो सकती है। यहाँ उलमाए किराम है, हमारे उस्ताद हैं, वो मुझे समझा सकते। कौन इंतशार की कैफियत में मुब्तला है, हमेशा से ये कोशिश रही, जब से मुफ्ती आजम के ओहदे पे फायज हुआ, कि कौम में किसी भी सूरत में इंतशार पैदा न हो। इसके लिए मैंने बड़ी कोशिशें की, और जो ऐलान था असल में वो दरअसल इंतशार फैलाने का उसमें कोई मकसद नहीं था, बल्कि मैंने शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक उस ऐलान को किया, और यही समझ के कि जोग्राफियाई हुदूद जो थे फाटा और हमारे दरमियान नहीं मिल रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इसके बाद जो सूरत हाल सामने आ गई और नाक़दीन ने मेरे ऊपर हमले किए, फेसबुक के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, मुझे गिला नहीं है। मैं चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। मुझे दरअसल अगर वो निश्ता भी मार देते तो शायद मैं उस कदर जख्मी नहीं होता, लेकिन एक बात से मैं ज़रूर जख्मी, जब मुझ पे ये ताना व तशनी किया गया है कि मैंने
कौम से गद्दारी की है। और अफसोस का मकाम है कि उन्होंने मुझे एजेंसीज के साथ मंसूब किया और इस फैसले में उन्होंने ये कहा कि ये दबाव की सूरत हाल है और दबाव की ही वजह से ये फैसला लिया गया है। अल्लाह गवाह है कि मैंने कोई भी फैसला किसी एजेंसी के दबाव में आके नहीं किया और न मैं करने वाला हूं। आप सबको शायद मालूम नहीं होगा कि 370 के एब्रिगेशन के से पहले 35A और 370 के सिलसिले में एक पिटिशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में दायर है और उस पिटिशन का मैंने वो दायर किया है। एक मददगार कमेटी, जैसे अंसारी साहब ने कहा कि अगर यहां रोयत होती है तो वो दूसरी जगह पे भी हुज्जियत हो सकती है, जिस तरह हमारे लिए दूसरे मुसलमान आबादी की रोयत एक हुज्जत है। तो मैं इसी बात पे जोर देता हूं कि एक अगर यहां पे बनती है शहादत मौसूल करने के लिए, इस्तेहलाल के मामलातों को देखने के लिए, वो भी ठीक है और उस चीज को भी हमें नजर में रखना चाहिए, हरगिज भी उसको नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। और जो तरीकेकार, क्योंकि आप देखिए है तो ये इनफरादी मसला, अगर चूंकि फिक्री तौर इत्मीनान भी एक शर्त है, अब कोई शहादत देता है बाद में इत्मीनान भी एक शर्त है, इत्मीनान नहीं करता, लेकिन इज्तिमाई तौर भी कुछ मसाइल हमें दरपेश रहे। कल शब कदर है, अगर मसला इत्मीनान के लिहाज से किसी का इत्मीनान हो, एक रोज शब कदर करेगा, किसी के नजदीक इत्मीनान ना हो वो दूसरे रोज शब कदर करेगा। तो उस लिहाज से रोयत हिलाल कमेटी की अहमियत और ज्यादा बनती है। ईद के फिर इज्तिमात नमाज ईद का मसला होता है, उस लिहाज से फिर अहमियत इस चीज की ज्यादा बढ़ती है। जिला डोडा में पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। इस हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी भी हो गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा शिबनोद पुल प्रेमनगर के करीब पेश आया। डोडा में नेशनल हाईवे 244 पर यह हादसा पेश आया है। एक गाड़ी सड़क से लुढ़क गई थी। यह गाड़ी मुर्गियां ले जा रही थी, जिनमें काफी मुर्गी हलाक हो गई हैं। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम खुशगवार हो गया है और दर्जे हरारत मामूल से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क और बैरून मुल्क से आए सयाह श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे मौसम की अचानक तब्दीली से लुत्फानंदोज हो रहे और तमाम रिजॉर्ट्स बिलखुसूस गुलमर्ग और पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी हुई है। सयाहों ने लोगों को कम अज कम एक मरतबा ज़मीन पर मौजूद जन्नत का दौरा करने का मशवरा दिया है। उधर महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहेगा, लेकिन 30 मार्च से 1 अप्रैल तक वादी के अलग अलग मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बाहर की आमद के साथ ही कश्मीर में टूरिस्टों का अच्छा खासा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। टूरिस्टों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डल झील के किनारे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सुबह के टाइम जो टूरिस्ट है, जो सयाह है, वो काफ़ी तादाद में देखने को मिल रहे हैं। और कुछ दिन पहले जिस तरह से यहाँ पे वेदर में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आई थी, उसके बाद यहाँ पे बारिशें हुई, बर्फ़बारी हुई पहलगाम और गुलमर्ग में। तो जो वो बर्फ़बारी है उसी का आनंद लेने के लिए बाहर टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, जो सयाह आए हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उनमें एक जोश देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने स्नोफॉल पे एक्सपीरियंस किया है। तो ओवरऑल वो बहुत खुश है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उनका एक्सपीरियंस रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम साशा है। हम महाराष्ट्र से आए हुए स्टूडेंट्स हैं और हमारी बैच ट्रिप है इस साल कश्मीर में। बहुत अच्छा लगा। अभी हम चंदनवारी वैली जाके आए और बेताब वैली भी देखा। सच में कश्मीर जन्नत ही है। कौन सी चीज़ है जो कश्मीर को अलग बनाती है? यहाँ की ब्यूटी, यहाँ पे हर चीज़ खूबसूरत है। ऐसे नहीं है कि कुछ कम कुछ ज़्यादा है, हर चीज़ खूबसूरत है। और सबसे यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और जैसा हम सुनते आ रहे हैं कि थोड़ा सेफ़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी इशू नहीं है। हर सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है और बहुत सेफ़ है। कहाँ कहाँ अभी तक आप गए हैं?
हम अभी पहलगाम से आए हैं, चंदनवारी, बेताब वैली ये सब देख चुके हैं। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन जाके आए, बोटानिकल गार्डन जाके, अभी शिकारा राइड करी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ के लोग भी इतने हेल्पफुल है कि आप बता ही नहीं सकते हो कि कितना प्यारा लगता है एक्सपीरियंस यहाँ पे। जिस तरह से कहा जाता है कि कश्मीर स्वर्ग है, क्या वाकई में स्वर्ग है? हाँ ज़रूर, अभी तो गुलमर्ग हाँ तो बहुत अच्छा, बर्फ ही बर्फ है और वही जन्नत है। अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा है सब कुछ। कौन सी जगह यहाँ पे आपको सबसे खूबसूरत लगी अभी तक? सबसे खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन, मतलब जितने सुंदर यहाँ के लोग हैं उतना ही सुंदर यहाँ का नेचर है और बहुत फ्रेंडली है यहाँ के लोग। ये बहुत लंबी ट्रिप है, हमारे घर वालों भी थोड़े परमिशन देने को थोड़ा हिचकिचा रहे थे क्योंकि ये कश्मीर है, लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की मिलिट्री, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हमें बिल्कुल कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि यहाँ कुछ घबराने वाली बात है। दिल्ली से हूँ, कमल कुमार मेरा नाम है। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा है। ये जो हर जगह मिलिट्री वगैरह है, सब लोग सेफ़ हैं यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि आतंकवाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग सेफ़ हैं, आराम से घूम सकते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि ये लोग भी काफ़ी खुश हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूरिस्टों की भीड़ जो है, जो सयाहों की भीड़ सुबह सवेरे देखने को मिल रही है। हाउस बोट्स जो है उनमें ये ठहरे हुए हैं और यहाँ पे भी श्रीनगर के डल झील के किनारे आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो अच्छी खासी भीड़ रहती है सयाहों की। अच्छी खासी तादाद में सयाह जो है वो कश्मीर का रुख कर रहे हैं, ना सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम और सोनमर्ग में बल्कि श्रीनगर में भी अच्छी खासी जो टूरिस्टों की वो देखी जा रही है, जिसको लेके जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स जो है वो काफ़ी खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी मौसम जो है वो इसी तरह सही रहे और इसी तरह जो सयाह लोग हैं वो यहाँ पे आते रहे ताकि वो अपने 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा सके। अयूब खान के साथ रईस मगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है प्राइम न्यूज एट 1। शिवसेना, ठाकरे समेत कई दीगर समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने रियासत का दर्जा बहाल करने, पुरानी पेंशन स्कीम और यौमिया उजरत के मुतालबात की हिमायत में एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत को आवाम की उमंगों को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात के इनेकाद से कबल जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। शिवसेना समेत कई सियासी और समाजी संगठनों की तरफ से जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का दर्जा है उसको वापस देने की मांग उठाई गई है और जो पुरानी पेंशन योजना है उसको भी लागू करने के साथ साथ डेली वेजेस के मसले को भी हल करने की मांग उठाई गई है। शिवसेना के प्रेसिडेंट मनीष सहनी जो जम्मू कश्मीर के हैं वो मौजूद हैं। क्या कहेंगे स्टेटहुड रिस्टोर करने की और अन्य मांगे जो आपकी हैं आज आपने उठाई हैं? जो स्टेटहुड रिस्टोर करने की मांग है उसमें आश्वासन ये दिया जाता है कि इलेक्शन के बाद होगा रिस्टोर। देखिए, हमें चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा चाहिए। हम लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली की भी मांग कर रहे हैं। ऑल पार्टी के बैनर तले हम दिल्ली तक होकर आए हैं। तमाम विपक्षी सांसदों के ऊपर अपना जम्मू कश्मीर की जमीनी स्थिति के बारे उनको जो है वाकिफ करवा कर आए हैं। चुनाव आयोग से गुहार लगा कर आए हैं, मगर वो तो गेंद जो है चुनाव आयोग के पाले में अंदर है। जो राज्य का दर्जा है वो तो केंद्र सरकार ने करना है, देश के गृह मंत्री ने करना है, देश के प्रधानमंत्री जी ने करना है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को लगभग 4 साल पूर्व 5 अगस्त 2019 को सदन के पटल से देश के गृह मंत्री जी ने वादा किया गया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को उसको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। आज ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, तमाम सामाजिक संगठन, NGOs, आम लोग सड़कों पर आप देखो उतरकर ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को उसको राज्य का दर्जा वापस किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना कितना अहम है आपके लिए? जैसे MLA और MP की पेंशन लागू है तो ये गरीब लोगों की पेंशन क्यों बंद की गई? इन्होंने, वो तो अनपढ़ लोग भी हैं यहाँ पर, ऐसे हैं MLA MP जिन्होंने अनुभव भी नहीं पढ़ा, आता ही नहीं है। ये तो डिग्रियां कर चुके हैं, कोई MA है, कोई M.Ed है, कोई BA है, तो इनकी पेंशनें क्यों बंद की गई ये समझ नहीं आई। सरकार मतलब दोहरी नीति क्यों आजमाती है, क्यों इसको दोहरी नीति लागू करती है? इस तरह से जब से हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया, जिससे हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, और एक लोकतांत्रिक सिस्टम की जो डेमोक्रेसी सिस्टम की ज़रूरत है, और जिस तरह से जब से हमारे स्टेट को यूटी बना दिया गया और सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ में है, और जिस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी
था कि यहाँ पे अच्छे दिन आएंगे, लोगों को हर एक सुविधा मिलेगी, मिलिटेंसी खत्म होगी, जॉब मिलेंगी, महंगाई खत्म होगी। लेकिन जिस तरह से हालत बन गई है, हर युवा रोडों पे है, हर एक वर्ग के लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है और सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन से पहले हमारी जो स्टेट है उसको वापस मिलना चाहिए और यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए और एक लोकतांत्रिक सिस्टम आना चाहिए। तमाम जो हक हैं वो डेली वेजेस को मिलने चाहिए और जो स्टेटहुड का दर्जा है वो इलेक्शन से पहले, चुनावों से पहले यहाँ पे जो दिया जाना चाहिए। ये जम्मू के लोगों का हक है, ये कहना है शिवसेना और अन्य जो सामाजिक और सियासी संगठन इनके साथ आज एक दिन के धरने में बैठे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18। लेह शहर और आसपास के देहातों में आवारा कुत्तों की आबादी काफी बढ़ गई है। आवारा कुत्ते लोगों के लिए मुसलसल परेशानियों का बाइस बने हुए हैं और बाज औकात वो इन पर हमले भी कर देते हैं। हाल ही में ज़ंस्कार में कुत्तों के हमले में एक खातून की मौत हो गई थी। एसएनएम अस्पताल लेह में इस साल जनवरी और फरवरी के महीने में कुत्ते के काटने के 300 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर लेह डॉक्टर इकबाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि रोजाना 50 से 60 कुत्तों को स्टेरिलाइज किया जा रहा है। डॉक्टर ताशी टंडप ने बताया है कि कुत्ते काटने के बाद जिस्मानी चोट के अलावा जहनी सदमा भी हो सकता है। स्ट्रे डॉग्स का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही अलार्मिंग प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटीज़ में और जिसकी वजह से कहीं इंसिडेंट्स या डॉग बाइट्स भी हमें देखने को मिलता है। तो इसी के चलते आज हम बात करेंगे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर ले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जी से। तो उनका इसके पे क्या राय और क्या कर रहे हैं इन पे स्ट्रे डॉग्स को लेके। तो सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो स्ट्रे डॉग्स का जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में, तो उसके लेके एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस किस तरह स्टेप्स ले रही है? इसमें आप हर जगह देख रहे हैं कि मीडिया वगैरह में भी एक बर्निंग इशू है। तो डिपार्टमेंट पिछले 8-10 साल से इस पे एंटी रेबीज एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज पे काम कर रहा है। तो पिछले 2 साल में जब से यूटी बना है, हमने इसको मिशन मोड में ला के ऑलमोस्ट दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में 13,450 के करीब हमने 2 साल में स्टेरिलाइजेशन किया है। और आज की डेट में भी उसी मिशन मोड में हमारा डेली मिनिमम डेली 50 से 60 स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जहाँ तक हमारी स्टडी ताल्लुक़ है, पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। जब से ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया तो स्ट्रे डॉग्स को अच्छा खाना और ये चीज़ें मिलने की वजह से, तो बीइंग हाईली प्रोलिफिक होने की वजह से, तो सीज़न में 10 से 15 पप्स देते हैं। तो और वो एक हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि हम जिस स्पीड से बर्थ कंट्रोल पे काम कर रहे हैं और उसको अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ के से कंपेयर करेंगे तो उसमें हम थोड़ा इस नए साल में हम इससे भी और हाई लेवल पे एक मिशन मोड को और बढ़ा के हम हर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे हमारी टीम बैठेगी, ताकि यहाँ आपने देखा होगा कि मेन करगिल या ले सिटी में डंपिंग होता है, बाकी ब्लॉक से कुत्ते यहाँ लाके छोड़ते हैं। तो उसको हम चेक करने के लिए, चाहे वो वहाँ से छोड़ेंगे भी तो कम से कम उस जगह से वो स्टेरिलाइज होके आएंगे। तो यहाँ एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि स्टेरिलाइजेशन का इतना हम जब फिगर दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं तो कुत्ते वहीं रहेंगे जिनका जो उम्र है, जो 10-12 साल, जो 14 साल जितना इनकी उम्र है, वो तो रहेंगे, मगर अगले आने 4-5 साल में ही आप इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये लोगों को बताना चाहिए कि इस मिशन का या इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट देखने के लिए आपको हर साल जो पप्स, चाहे गांव में हो चाहे सिटी में हो, जहां भी हो, आपको पप्स कम दिखना शुरू हो जाए तो इस स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के सक्सेस का एक आप देखने को मिलेगा। तो अभी हम बात करने जाएंगे डॉक्टर ताशी टंडप से, जो कि साइकियाट्रिस्ट एसएनएम हॉस्पिटल में है। तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अगर एक बात व्यक्ति को कोई डॉग बाइट कर ले तो उसके बाद उसके दिमाग में या ट्रॉमा में क्या रहता है। वो बात है, ठीक है। जब भी किसी इंसान को कोई डॉग बाइट करता है तो एक तो हमें पता है कि एक फिजिकल इंजरी तो होता ही होता है, ठीक। उसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल ट्रॉमा। साथ साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है जो हम काफ़ी बार नेग्लेक्ट करते हैं वो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो अब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा काफ़ी लेवल पे हो सकता है। एक तो कि जब भी किसी को कोई डॉग बाइट करता है तो उसके दिल में एक डर बैठ जाता है, और
ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सीवियर बाइट है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर बाइट होगा तो ऑब्वियसली डर बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो जो डर है थोड़ा सा एक पर्टिकुलर डॉग को देखने के बाद भी हो सकता है। कभी कभी ये जो डर जो है एक बीमारी का रूप भी ले लेता है, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर करके कहते हैं। So, अगर किसी व्यक्ति को अगर डॉग बाइट का काट लिया तो उसके बाद उसके दिमाग में एक स्ट्रेस सा रहता है सर, उसको किस तरह कॉप अप किया जा सकता है सर, किस तरह वो लो हो सकता है? बिल्कुल वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई इंसान है वो ये मान लेता है कि अरे डॉग ने काट लिया, अच्छा चलो वैक्सीनेशन करना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसका जो कोपिंग स्किल्स है, अपनी लाइफ में कोई छोटा सा प्रॉब्लम आया है वो तो अच्छा है, उसको मोस्ट लाइकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई दूसरा इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं मुझे रेबीज़ तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसको हर जगह कहीं भी डॉग्स दिखने लगता है तो उसे उस गली में जाने में डर लगता है। मतलब डॉग्स को देख के ही एकदम बिल्कुल एंजाइटी के सिम्टम्स आने लगता है। ऐसे में बेस्ट तरीका ये है कि कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आके बात करना चाहिए, ताकि उस जैसा भी प्रॉब्लम हो उसको अच्छी तरह समझ सके और उसी के हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट कर सके। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहने देते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।